वो लोकसभा का चुनाव में लड़ा था तो लोगों ने कहा कि हारेंगे या जीतेंगे पार्टी छोड़ देंगे, लेकिन उनके गाल पे तमाचा लगा। किस पार्टी से मुझे ऑफर नहीं आया। सब जानते थे कि भाई अकेला ये उत्तर बिहार में खास करके मैंने एमआईएम की नींव को डाला और पार्टी को इतना मजबूत किया है। आरजेडी से लेके कांग्रेस से लेके हर बड़ी पार्टियों से ऑफर मिला। हमने बोला भैया हम लोग राजपूत समाज से आते हैं, क्षत्रिय समाज से आते हैं, और एक कहावत है कि प्राण जाए पर वचन न जाए। तो हम लोगों ने वचन दिया कि भाई ये पार्टी हमारी पहली और आखिरी पार्टी है, क़यामत की रात तक इस पार्टी में रहेंगे। और जो सम्मान दे दिया है, जो हमारे मुस्लिम भाइयों ने जो मुझे सम्मान देने का काम किया है, जो पहचान देने का काम किया है, किसी का जीवन बीत जाएगा, 2-3 बार मंत्री संतरी बन जाएगा तो भी ऐसी पहचान नहीं बनेगी। तो ये लड़ाई दूसरी है। समाज में जो एक कैंसर फैला हुआ है, जो हिंदू मुसलमान करके धर्म के आधार पे बांट रहा है राजनीति को, विकास मुद्दा नहीं है, शिक्षा पलायन बेरोजगारी मुद्दा नहीं है, वो बदलने निकले हैं। बड़ी लड़ाई है। आज जयप्रकाश जी जो हैं हमारे यहाँ के रहे लोकनायक के रूप में हम लोग मानते हैं, जानते हैं, कहाँ विधायक रहे वो। अम्बेडकर जी तो अपना लोकसभा का चुनाव हार गए थे, आज अम्बेडकर जी से बड़ा कोई नेता नहीं। ओवैसी साहब के पसंदीदे लोगों में से आप एक हैं, आपको हमेशा याद करते रहते हैं। मन से कहें आपके बारे में कि राजपूत शेर हमारा राणा मुकाबला करेगा, फिर आने वाले हैं यहाँ पे ढाका में, तो कैसे इन सबको कैसे देख रहे हैं? उनके जो भरोसा उन पे कायम है आप? देखिए मुझे ध्यान है जब ओवैसी साहब पहली बार ढाका आए थे तो उनको ढाका का नाम याद नहीं था। जब उन्होंने बोला कि हाँ मैं बहादुरगंज जाऊंगा और एक और जगह जाऊंगा जिसका कोऑर्डिनेटर राणा रंजीत जी होंगे, नाम उनको ध्यान नहीं था। आपका नाम लेकिन याद नहीं। उसके बाद क्या हुआ, ढाका वो जब वो पहली बार आए, तिरंगा साफा और जो सम्मान ढाका के लोगों ने दिया, अब उनके दिल और उनके जुबान उनके दिमाग में ढाका बस गया है। और ये बात कहते हैं कि किसी भी हालत में ढाका हमें जीतना है, कितनी बार हमें आना पड़ेगा आएंगे, जो करना होगा करेंगे, लेकिन इस पार्टी पे जिस दिन दाग जो लोगों ने लगाया है कि ये मुसलमानों की पार्टी है, ये कट्टर मुसलमानों की पार्टी जो दाग लगाते हैं, वो दाग को मिटाने का काम राणा रंजीत करेगा। क्योंकि हम लोग इस बात को मानते हैं कि ये कट्टर मुसलमानों की नहीं, कट्टर देशभक्तों की पार्टी है। ये कट्टर मुसलमानों की पार्टी नहीं, कट्टर संविधान को मानने वाले लोगों की पार्टी है। तो राणा रंजीत सिंह जब जीतेगा हमारे तमाम समाज को एक करके, तो एक मैसेज जाएगा कि एआईएमआईएम को जो आप दाग लगाते हैं कि ये मुसलमानों की पार्टी है, सेकुलर पार्टी है। और ये एक बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। आने वाला यूपी इलेक्शन है जहाँ के मुसलमान सबसे ज़्यादा सताए हुए हैं। आज मेरे चुनाव अभियान में मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, कहाँ से लोग नहीं आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भैया अगर आप जीत जाएंगे तो हमारे इलाके में संगठन बहुत मजबूत हो जाएगा, हमारी क़यादत बहुत मजबूत हो जाएगी। का मुकाबला कैसे देख रहे हैं? यहाँ पे तो भाई पवन जायसवाल भाजपा के विधायक के, पूर्व में जो है फैसल रहमान वो भी आरजेडी के मजबूत कैंडिडेट, आप आ गए हैं, तो मुकाबला कैसे देख रहे हैं? त्रिकोणीय होगा कि सिंगल? ढाका में मुकाबला होता तब जब इन दोनों को छोड़कर किसी और को टिकट मिलता। अच्छा, चूंकि जो यहाँ जो चलता है ना प और फ, तो प फ नहीं ब चलेगा, ब मतलब बदलाव होगा। तो कहीं ना कहीं अगर किसी नए कैंडिडेट को टिकट पार्टी देती, चाहे आरजेडी से कोई नया कैंडिडेट आता या भाजपा से कोई नया कैंडिडेट आता, तो मुकाबला दिलचस्प होता। अभी स्थिति यह है कि लोग जानते हैं, और ढाका बड़ा जागरूक इलाका है, इसीलिए आप देखिए निर्दलीय उम्मीदवार को जिता दिया था ढाका ने। तो यहाँ पार्टी वार्टी का सिंबल जरूरी नहीं होता है, लोगों का मिजाज बन गया कि भाई बदलाव कर देना है तो बदलाव कर देंगे। पवन जायसवाल जी निर्दलीय चुनाव जीत गए थे क्षेत्र से, तो यहाँ के लोग बहुत जागरूक हैं। अरे गांधी जी यहाँ आकर के उन्होंने पहला बुनियादी विद्यालय बढ़ड़वा लखन सेन में खोला था, वो ये धरती है। तो ये राजनीतिक रूप से बहुत सक्रिय है और एक एक चीज़ को जानती है और समझती है। तो ढाका बदलाव करेगी और बड़े मार्जिन से बदलाव करेगी। एक अंडर करंट है, अभी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। और हमारे विरोधी जो है फ़ोन लगा लगे धमकाते रहते हैं कि आप ऐसे घूम रहे हैं वैसे घूम रहे हैं। तो शुक्रिया अदा है ऐसे लोगों का कि जब वो आप धमका देते हैं तो वो मेरा वोट जो 60% था वो 100% हो जाता है। आप किसी को धमका करके वोट नहीं ले सकते, वो ज़माना गया। देखिए बिहार की राजनीति में राणा रंजीत का नाम तो आ गया भाई, मतलब कोई भी पार्टी हो चर्चा तो आपकी होती है। क्या खासियत है आपका? ऐसे ईमानदारी हमारी खासियत है। और हम हरा गमछा हरा टोपी नहीं बांधते हैं। दिल में जो मुसलमानों की लड़ाई लड़ने की हिम्मत किसी में नहीं है, राणा रंजीत से एक क्षत्रिय में है। आज मैं डंके की चोट पे जब वक्फ बोर्ड के खिलाफ आंदोलन हुआ, मैंने बोला कि जब मंदिर में मैं किसी मुसलमान को नहीं कबूल सकता हूँ कि मंदिर के ट्रस्ट में किसी मुसलमान को रखूँ, तो मेरा क्या अधिकार होता है कि मैं कहूँ कि मस्जिदों में आप जो है किसी हिंदू को रखिए। तो ये सारी बातें मैं ईमानदारी से बोलता हूँ, दिल से बोलता हूँ, लोगों को पसंद आता है। और मैं सच बोलता हूँ, इंसानियत की बात बोलता हूँ बिना डरे। और अगर राजपूत समाज, क्षत्रिय समाज, जिसके पिताजी लंबे समय तक सियासत में रहे, अगर हम भी नहीं बोलेंगे, हम भी नहीं लड़ेंगे, तो कौन शुरुआत करेगा?
राजनीतिक घराने से हैं आप, ये भी तो सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे थे आपके विरोधी कि एक भाई भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं कि एमआईएम से चुनाव लड़ रहे हैं, दोनों का गठबंधन है इंटरनल। आरजेडी वाले पहले जवाब देते ना, जो सवाल कर रहे थे उनका तेज प्रताप और तेजस्वी का तो जरा बता दीजिए वहाँ क्या चल रहा है। सबका जवाब आपके पास तो है। अरे जवाब क्या है, दुनिया देख रही है। हाँ। और ये बताइए कि आधार कार्ड में किसी का नाम, किसी के बाप का नाम होता है कि भाई का नाम होता है? किसी की पहचान उसके पिता से होती है। और मेरे पिताजी आजीवन एक पार्टी में रहे, जनता दल में थे। पार्टी जब अलग हुआ तो राष्ट्रीय जनता दल बना तो उसमें रहे, लालू जी के साथ उन्होंने जीवन दिया। तो लालू जी वाली अब आरजेडी ये नहीं रही है, ये अब तेजस्वी यादव और संजय यादव जी की आरजेडी है। यहाँ लोगों का सम्मान नहीं होता, इसीलिए हम लोग को मौका मिला तो भी हम लोगों ने नहीं स्वीकारा और हम लोग जो है संघर्ष वाले रास्ते को चुना है।